तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसमें एक कमजोर सा युवक हिम्मत, जज्बे और देशभक्ति के बल पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नायक बन जाता है। ये है कैप्टन अमेरिका की अद्भुत कहानी। मूवी की शुरुआत एक ऐसी जगह को दिखाते हुए होती है जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी और एक जहाज बर्फ के नीचे दबा हुआ था। ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने के लिए एक रिसर्च टीम लेजर से बर्फ को काटकर एक होल करती है और उस प्लेन के अंदर जाती है। उसके अंदर जाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। टीम मेंबर को कोई चीज दिखाई देती है जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह लग रही होती है, क्योंकि उस पर भी स्टार बना हुआ था, ब्लू और रेड कलर की। इनको कंफर्म हो जाता है कि ये शील्ड ऑफ कैप्टन अमेरिका ही है, लेकिन ये आए कहां से? क्या इस प्लेन में वो भी था? बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट की तरफ, जब हमें एक सिटी दिखाई जाती है। वहां जर्मन सोल्जर्स हुआ करते थे। वो अपने लीडर के कहने पर एक इंश्योर मिस्टीरियस चीज को ढूंढ रहे होते हैं। जब कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाता तो आर्मी लीडर खुद एक आदमी से मिलने जाता है। वहां उसको एक फेक कॉस्मिक क्यूब मिलता है, जिसे उठाते हुए उसे पता चल जाता है कि ये तो असली नहीं है। वो बूढ़े आदमी से पूछता है, वो चीज कहां है जिसकी मुझे तलाश है? तो बूढ़ा आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। तो लीडर वो फेक क्यूब तोड़ देता है और उससे दोबारा पूछता है, मुझे बताओ वो कहां है? बूढ़ा आदमी उससे कहता है, नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम एक गोड नहीं हो। उस चीज को सिर्फ गोड हासिल कर सकता है, क्योंकि गोड में ही इतनी ज्यादा पावर बर्दाश्त करने की एनर्जी होती है। जब बूढ़ा आदमी उसे कुछ नहीं बताता तो वो खुद अपनी नजर इधर उधर दौड़ाने लगता है। उसे एक दीवार कुछ अजीब सी लगती है जिसमें एक बटन लगा होता है। वो उसको प्रेस करता है तो उसमें से एक बॉक्स बाहर आता है। उसके अंदर रियल कॉस्मिक क्यूब होता है जिससे लाइट निकलने लगती है। अब यहाँ भी सीन चेंज हो जाता है। पिछले भाग को पूरा 1 साल गुजर गया होता है। यहाँ हम बहुत सारे लड़कों को देखते हैं जो कि एक ही एज के होते हैं। वहाँ एक लड़का और भी होता है जिसका नाम होता है स्टीव। ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। अब स्टीव का ख्वाब ये था कि वो आर्मी में जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता। अब स्टीव एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम बकी बार्न्स होता है। स्टीव उसे बताता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता था, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। बार बार मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो बकी उसे बताता है कि आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें तुम्हें फ्यूचर की हर चीज देखने को मिलती है। अब वो लोग रात को वहां जाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। वहीं पर उनको एक मिस्टीरियस आदमी दिखता है, लेकिन वो लोग अपना फन कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ एक आर्मी ग्रुप के पिक्चर में खुद को देखते हुए स्टीव बकी से फिर से कहता है, क्या कभी मैं आर्मी में जा सकूंगा? मेरे अंदर अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैशन है और मुझे यकीन है इतना पैशन किसी में भी नहीं। तो बकी उसे कहता है, तुम बीमार हो स्टीव। अब इनकी बातें वहाँ एक ग्लासेस वाला डॉक्टर भी सुन लेता है। खैर, उसी वक्त स्टीव को पता चलता है कि फ्यूचर के लिए आर्मी सिलेक्शन हो रही है। वो फौरन से जाकर फॉर्म जमा कराता है, लेकिन वहां पर जो आदमी होता है उसे रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारे फॉर्म से पता चला है कि तुम बार बार रिजेक्ट हुए हो, तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी ना। लेकिन तभी वहां वो डॉक्टर आते हैं जिन्होंने उनकी बातें सुनी थी। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे। वो स्टीव से इंटरव्यू लेते हैं और उसके फॉर्म पर 1A लिखते हैं, यानी फर्स्ट एवेंचर कैप्टन अमेरिका, जिसके बारे में स्टीव खुद भी समझ नहीं पाता। अब सीन शिफ्ट होता है एक आर्मी यूनिट पर, जहां के कमांडर्स को दिखाया जाता है। जहां एक मेल कमांडर और एक लड़की की पेटी कार्टर को वहां के कमांडर साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आप जानते हैं कि आर्मी को बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, मैं कैसे मान लूं कि स्टीव बेटर ऑप्शन है? तो साइंटिस्ट यानी वही डॉक्टर वहां एक बॉम्ब फेंकते हैं, जिसको देखकर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि स्टीव उसी बॉम्ब के ऊपर आकर लेट जाता है ताकि वो अपनी जान दे दे और बाकी लोगों को कुछ न हो। ये देखकर सब बहुत इंप्रेस होते हैं और आर्मी कमांडर स्टीव को रखने के लिए मान जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी रेड स्कल को देखते हैं। वो अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर कॉस्मिक क्यूब की पावर को जान रहा होता है और उसको यूज करके ऐसे एनर्जी निकालने की कोशिश करता है जो किसी भी प्लेन को 5-6 दिन तक उड़ा सके, यानी उसके लिए किसी फ्यूल की जरूरत ना पड़े और हर वॉर में भी उन्हें एनर्जी दे सके ताकि वो जीत जाए। आखिरकार कई दिन की मेहनत के बाद रेड स्कल का साइंटिस्ट वो मशीन को बना ही लेता है जो कॉस्मिक क्यूब से एनर्जी लेगा और उनके टैंक्स में ट्रांसफर करेगा। उधर आर्मी यूनिट से पेटी कार्टर स्टीव को अपनी सिटी लेकर आती है, यानी जहां से स्टीव आया था, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस वाले डॉक्टर की एक बहुत ही अच्छी मशीन थी जो कि किसी भी इंसान की ताकत को बढ़ा सकती थी और ये आर्मी के लिए ही बनाई गई थी। इस मशीन का क्रिएटर वही मिस्टीरियस आदमी था जिसको हमने फेस्टिवल में देखा था। जब इसमें यूज होने वाला लिक्विड डॉक्टर यानी उसी साइंटिस्ट ने बनाया, तो उनका भी नाम इसके क्रिएटर्स में आ गया और इसके मेंटेनेंस का भी वही ख्याल रखा करते थे। अब इसी मशीन में भेजने के लिए स्टीव को यहाँ पर लाया गया था। अब स्टीव को इस मशीन में भेजा जाता है और उसे ऑन करके उसके
के मीटर्स को हाई लेवल पर सेट किया जाता है। मशीन हिलने लगती है और उसमें से बहुत सी लाइट बाहर आने लगती है। अंदर से स्टीव चिल्ला रहा होता है जैसे वो पावर्स को बर्दाश्त न कर पा रहा हो, जबकि अभी मशीन सिर्फ 70% पर थी। मशीन में से स्पार्क्स निकलने लगते हैं और स्टीव की चीखें और ज्यादा बढ़ जाती है। उस मशीन को रोकने का फैसला लिया जाता है, लेकिन स्टीव बोलता है कि नहीं, मेरे में हिम्मत है, मैं इसको बर्दाश्त करूंगा, बल्कि इसको 100% तक बढ़ा दो। अब मशीन का लेवल 100% तक कर दिया जाता है और जब मशीन खुलती है तो सब स्टीव को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बनी होती है और वो बहुत कमाल का स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। तभी वहां पर एक चोर आता है और डॉक्टर को गोली मार के वो सीरम ले जाता है जिससे स्टीव अभी स्ट्रॉन्ग हुआ था, यानी वही सीरम जो उस मशीन में यूज होता है। डॉक्टर काफी जख्मी हो जाते हैं। स्टीव उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और मैं उस सीरम को भी वापस लाऊंगा। अब स्टीव जासूस यानी उस चोर के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो चोर एक गाड़ी में जा रहा होता है, वो भी काफी ज्यादा स्पीड से। स्टीव जो कि अब फाइनली कैप्टन अमेरिका बन चुका था, उसका तेजी से पीछा करने लगता है। वो चोर अपनी गाड़ी को अलग अलग गलियों में से निकाल कर लेकर जा रहा था, तो कैप्टन अमेरिका भी कुछ कम नहीं था। कैप्टन अमेरिका भी जंप लगाते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन अब वो चोर पानी में चला जाता है और वो अपनी वोटर शिप में वहां से भागने लगता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन तब तक उसने जहर ले लिया था, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाता। स्टीव जो वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर की डेथ हो चुकी है, और क्योंकि सीरम खत्म होने की वजह से आर्मी और सुपर सोल्जर को नहीं बना सकते, तो वो ये फैसला लेते हैं कि स्टीव कैप्टन अमेरिका होगा और सब सोल्जर्स को लीड करेगा, क्योंकि यही एक था जो कि सब सोल्जर से ज्यादा स्ट्रांग था। अब एक दिन एक मीटिंग में कैप्टन अमेरिका को यह पता चलता है कि उसका दोस्त यानी बकी रेड स्कल के कब्जे में है, क्योंकि उसने स्कल और उसकी टीम के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी जिसमें वो खुद बेचारा पकड़ा गया। कैप्टन अमेरिका तैयारियां करने लगता है कि वो अपने दोस्त बकी और उसके साथियों को बचाने जाएगा। जैसे वो उस जगह पर इंटर होता है तो उस जगह पर फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके कैप्टन अमेरिका वहां से निकल ही जाता है। अंदर जाकर देखता है कि बकी एक स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ है। वो काफी घबराया होता है और शायद होश में भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही कैप्टन अमेरिका वहां जाकर उसे आजाद करता है तो बकी को कैप्टन अमेरिका देख के उसकी जान में जान आती है। कैप्टन अमेरिका उसे कहता है, तुम ठीक तो हो मेरे भाई? तो बकी उसकी बॉडी पर हाथ लगाकर कहता है, तुम तो स्मार्ट हो गए हो। स्मार्ट यानी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और जैसे ही वहां से निकलने लगते हैं वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। सब जगह पर टाइमर्स चलने लगते हैं और बाहर लोगों में और टैंक्स में भी फायरिंग हो रही होती है। इधर कैप्टन अमेरिका और बकी ब्रिज पर पहुंचते हैं तो सामने ही रेड स्कल भी होता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की तरफ बढ़कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव अपने शील्ड आगे कर लेता है, जिससे रेड स्कल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मास्क उतारकर नीचे आग में फेंक देता है, जिससे उसका रेड फेस साफ नजर आने लगता है। इसी के साथ ही रेड स्कल उस ब्रिज को अलग अलग करता है ताकि कैप्टन अमेरिका और बकी आगे न आ सके, और वो अपने साइंटिस्ट को लेकर वहां से भाग जाता है। कैप्टन अमेरिका बकी और उसके साथियों को बचाकर वापस आर्मी के बेस पर ले आता है, जिसे देखकर कमांडर भी और बाकी सारे लोग भी बहुत खुश होते हैं। कैप्टन अमेरिका की वीरता की हर जगह तारीफ होती है और इसी खुशी में एक पार्टी भी रखी जाती है, जिस पार्टी में कैप्टन अमेरिका वहां के सब सोल्जर्स को बताता है कि जब मैं बकी को बचाने गया तो उस रूम में जहां बकी को कैद करके रखा गया था, मैंने एक मैप देखा था जिस पर रेड स्कल ने कुछ कंट्रीज के फ्लैग्स बनाए हुए थे। इसका यही मतलब है कि वो हमारे बाद इन कंट्रीज पर अटैक करेगा, तो हमें इसीलिए ध्यान से रहना होगा और क्यों ना हम इन कंट्री को बचाए। इससे हमारी स्थिति बढ़ेगी और लोग हम पर ट्रस्ट करने लगेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी। अब कैप्टन अमेरिका के साथी तैयार हो जाते हैं और अपने हथियार भी रेडी करने लगते हैं। वहां पर कैप्टन अमेरिका को एक नई सील्ड दी जाती है। अब कैप्टन अमेरिका अपने साथियों को लेकर एक ट्रेन की तरफ पहुंचता है जिसमें उस रेड स्कल का साइंटिस्ट था। वो लोग उसे पकड़ने ही यहाँ पर आए थे। कैप्टन अमेरिका अपनी सारी टीम को उस ट्रेन के अंदर भेज देता है और कुछ इस ट्रेन के ऊपर ही होते हैं, और यहीं पर ही जब एक रस्सी की मदद से बकी भी उस ट्रेन पर चढ़ रहा होता है तो ट्रेन एक खतरनाक जगह से गुजरती है और बकी नीचे गिर जाता है। अब ग्रेट स्कल का साइंटिस्ट इनके कब्जे में होता है। कमांडर जब उसे क्वेश्चन करने लगता है तो उनको यह पता चलता है कि वाकई रेड स्कल ने उन कंट्रीज पर अटैक करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, जिसका डाटा उनकी बेस पर है। तो कैप्टन अमेरिका देर न करते हुए अपने साथियों से कहता है कि हम वहां पर बाइक्स पर जाएंगे, और वो जंगलों से होता हुआ, सुनसान इलाकों से होता हुआ बाइक्स पर बड़े मजे से उनकी बेस पर जाने लगता है। अब बहुत तेजी के साथ कैप्टन अमेरिका और उसके साथ उस बेस तक पहुंच जाते हैं जहां पर रेड स्कल को उनके आने की खबर पहले से हो चुकी थी। उसने अपना प्लेन रेडी कर लिया होता है और वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता था। तो वो भी एक गाड़ी लेता है और अपने साथियों के साथ उसका पीछा शुरू कर देता है। उस कार में वो कमांडर और पैटी कार्टर भी होते हैं। कैप्टन अमेरिका इतनी तेज गाड़ी
गाड़ी चलाता है कि उस प्लेन तक पहुंच ही जाता है। कैप्टन अमेरिका चुपके से उसके प्लेन के अंदर जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी रेड स्कल पीछे से आकर उस पर वार करता है। उसके हाथ में एक लेजर गन होती है जिससे वो उसे शूट करने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका इस चीज को लेके बहुत अटेंटिव था। वो अपने शील्ड से लेजर के वार को रोकता रहता है। रेड स्कल आगे आता है और उसे टांगों से पकड़कर नीचे गिराता है। कैप्टन अमेरिका भी ऐसे ही करता है और उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। कैप्टन अमेरिका उसे उठाकर उसकी मशीनरी पर फेंकता है, जिससे जहाज का सारा सिस्टम खराब होने लगता है और जहाज नीचे की तरफ जाने लगता है। अब रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को धकेलते हुए कंट्रोलिंग सिस्टम तक जाता है और वहां की सेटिंग करके जहाज को फिर से ठीक से उड़ाने लगता है और फिर से कैप्टन अमेरिका की तरफ अपने लेजर गन के साथ आता है। अब वो उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी जान बचाता है और फिर से अपनी शील्ड का यूज करते हुए उसके लेजर शॉट्स को रोकता है। लेकिन इसी दौरान वो कॉस्मिक क्यूब भी हिल जाता है और नीचे गिरने वाला होता है कि तभी रेड स्कल से उठा लेता है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वहां पर स्पार्क होने लगते हैं जो कि रेड स्कल की बॉडी के अंदर तक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेड स्कल इसी के साथ गायब हो गया है। शायद उसकी एनर्जी को वाकई बर्दाश्त ही नहीं कर सका और कॉस्मिक क्यूब जब प्लेन के नीचे गिरता है तो वहां की रॉड्स को पिघलाता हुआ प्लेन से नीचे ही गिर जाता है। अब कैप्टन अमेरिका वहां के कंट्रोलिंग सिस्टम पर आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि रेड स्कल इसी प्लेन के जरिए ही बाकी कंट्रीज पर अटैक करने वाला था, क्योंकि इसमें बॉम्ब्स भी पड़े हुए थे और मिसाइल भी थे। कैप्टन अमेरिका सोचता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा, अगर टाइम खत्म हो गया तो प्लेन अपने आप को जगह पर मिसाइल छोड़ने लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंट्री तबाह हो जाए। वो अपनी जान सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेता है ताकि वो पूरे प्लेन को क्रैश कर देगा। किसी ऐसी एरिया में जहां पर बर्फ ही बर्फ हो और ब्लास्ट हो तो सिर्फ उसी जगह तक हो और किसी पॉपुलेशन को या किसी भी इंसान को कोई नुकसान न पहुंचे। तो वो साथ ही पैटी कार्टर को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है कि मैं अपनी को जान कुर्बान कर रहा हूं। यहाँ पर पैटी काफी उदास हो जाती है, शायद वो उसे पसंद करने लगी थी और न भी पसंद करती होगी। ये सीन था ही इतना इमोशनल और फाइनली कैप्टन अमेरिका बर्फ के उस इलाके में प्लेन क्रैश कर देता है। तभी तो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा, एक टीम को बर्फ के अंदर ये प्लेन और कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिली थी जो कि वाकई इसी सीन से कनेक्टेड थी। तभी हम उस मशीन के क्रिएटर को देखते हैं, उनको पानी में से वो कॉस्मिक क्यूब मिल जाता है। तो वो कहते हैं अगर कॉस्मिक क्यूब मिल सकता है तो हमारा कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं। जल्द ही वो रिसर्च टीम कैप्टन अमेरिका को भी ढूंढ लेती है। उसे होश में लाया जाता क्योंकि अब 70 साल गुजर चुके थे। कैप्टन अमेरिका होश में आने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक था क्योंकि उसमें सीरम की पावर्स जो थी, तो उसको जिस रूम में रखा जाता है रूम का सारा सेटअप भी पुराना होता है। उसके पास रेडियो भी पड़ा होता है ताकि कैप्टन अमेरिका को कुछ अजीब ना लगे। अजीब का मतलब वो अचानक फ्यूचर में कैसे आ गया। लेकिन रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही होती है, कैप्टन अमेरिका कहता है इस मैच में तो मैं खुद बैठा हुआ था, तो इसकी कमेंट्री लाइव कैसे चल रही है। वो भागकर बाहर जाता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है और कहता है अरे तुम बाहर आ गए, हमने सोचा था हम तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे बताएंगे ताकि तुम घबराओ नहीं, तो चलो तुमने पता लगा ही लिया है तो इसको समझ भी जाना। मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने ज्यादा समझदार हो। इसी के साथ इस मूवी का यानी कैप्टन अमेरिका का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक हमें और मोटिवेट करती है ऐसी और शानदार कहानियां लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली बार जब भी कोई नई मूवी एक्सप्लेनेशन आए आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।